हेलो फ्रेंड्स, आज हम समसामयिक मुद्दों के बारे में जानेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहली हमारी न्यूज़ रहेगी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स में आयुष आईसीएमआर उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसके साथ ही इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये कहा कि 3 नए एम्स भी खोले जाएंगे। कहाँ पे? जोधपुर में, नागपुर में और ऋषिकेश में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से क्या होता है कि हमको उच्च जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उच्च स्तर पर मिलती है। ठीक है, इसके अलावा और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एनीमिया जो परीक्षण होता है उस पर भी बल दिया जाएगा। एनीमिया किसकी कमी से होता है? अगर खून की कमी हो जाती है शरीर में तो उससे एनीमिया होता है। तो इन्होंने एनीमिया का जो परीक्षण होता है उस पर भी बल दिया है। देखो ये मैं बता देता हूं, एनीमिया पर बहुकेंद्रित नैदानिक परीक्षण और आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये हमारी पहली खबर थी। और आज के हम देखते हैं नेक्स्ट खबर ये है, एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। आपको पता होगा हाल ही में शीर्ष न्यायालय ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको असंवैधानिक कहते हुए असंवैधानिक बताया था और बोला था कि इस जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड योजना है उसको रद्द कर दिया था, है ना। ये जो योजना है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था कि ये आगे चालू नहीं रहेगी। और ये कहा था कि जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, जमा किया है, उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। तो इसको एसबीआई से बोला था कि आप कब तक? 15 फरवरी तक जानकारी दे दीजिए कि किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है या नहीं खरीदा है। तो एसबीआई ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है और बोला है कि इसके लिए हमें 30 जून तक का समय चाहिए। क्यों चाहिए 30 जून का समय? इन्होंने अपने कारण भी बताए। कारण क्या बताया? इन्होंने कहा है कि जो चुनावी बॉन्ड है उसको डिकोड करना, दानकर्ताओं द्वारा दिए गए दान का मिलान करना एक कठिन प्रक्रिया है ना, जटिल प्रक्रिया है ना। तो ये इतने कम समय में नहीं हो सकती। 15 फरवरी का जो निर्णय था उन्होंने बोला था, मैंने अभी जो बताया था वो 6 मार्च तक इन्होंने बोला है जानकारी देने को, वो 15 फरवरी के दिन निर्णय आया था। तो ये लगभग कितने 20 दिन के अराउंड, 20-22 दिन के अराउंड का समय है। तो इस समय में एसबीआई ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है और बोला है कि हमको कम से कम 30 जून तक का समय चाहिए क्योंकि ये सारी प्रक्रिया उनको पूरी करनी है। ठीक है, तो ये दूसरी महत्वपूर्ण खबर थी। नेक्स्ट खबर की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर है, साइबर फ्रॉड की डीआईपी तथा चक्षु प्लेटफॉर्म पर करे शिकायत, है ना। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे डी फेक वीडियो बन रहे हैं या साइबर धोखाधड़ी हो रही है। कोई बैंक का ट्रांजैक्शन हम पता करते हैं और हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो उस संदर्भ में चक्षु प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना। यहाँ पे आपको शिकायत करने पर त्वरित समाधान मिलेगा। अगर आप यहाँ पे शिकायत करते हैं तो आपको त्वरित समाधान मिलेगा, है ना, समाधान मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है। शिकायतकर्ता की कोई जानकारी किसी भी साझा नहीं की जाएगी। जो शिकायत करता रहेगा उसमें ये नहीं बताया जाएगा किसने शिकायत की है। साइबर अपराध और जालसाजी रोकने के लिए 9 माह पहले संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक संचार साथी भी पोर्टल लॉन्च किया गया था, है ना। सबसे ज्यादा मतलब जो धोखाधड़ी वाले केस किस में आते हैं? जैसे बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, IRCTC, है ना। आप पता करेंगे कि कई जगह रेलवे के संदर्भ में जॉब देने की बातें कहते हैं, रेल रिक्रूटमेंट कराते हैं, फर्जी रहते हैं सब लोग, है ना। बैंक में भी इस तरह के प्रलोभन दिया जाता है। जैसी एजेंसी की तरफ से धोखाधड़ी की आशंका को लेकर जाहिर किए गए 4 लाख कनेक्शन काटे गए, 10 लाख से अधिक बैंक खाते व पेमेंट वॉलेट को फ्रीज किया गया है। इन कार्यवाही
की मदद से नागरिकों के 1000 करोड़ रुपए को जालसाजी में डूबने से बचाए गए हैं। मतलब 1000 करोड़ रुपए अभी तक भारत सरकार ने इस तरह से बचा लिए जो साइबर फ्रॉड हो सकते थे। नेक्स्ट हमारी खबर है, गाजा में युद्ध विराम के लिए काहिरा में वार्ता चल रही है। लेकिन इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस वार्ता में इजराइल भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, इसमें अमेरिका और फिलिस्तीन के लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन इसमें इसमें इजराइल भाग नहीं ले रहा है। तो ये चैलेंजिंग टास्क है, ये इजराइल शामिल नहीं है। ठीक है, कहां पे हो रहा है? मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहा है। गाजा में युद्ध विराम के लिए ये पूरा हो रहा है। हमास इस वार्ता में मध्यस्थ, मिस्र, कतर और अमेरिका के अधिकारी भी इसमें मौजूद है और इजराइल इसमें भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, इजराइल का क्या मानना है? इजराइल का कहना है कि इजराइल ने जीवित बंधकों के नामों की सूची न मिलने के कारण वार्ता से दूर रहने का फैसला किया है। इजराइल को ये चाहिए कि जो जीवित बंधक है उनकी लिस्ट अगर उनको सौंप दी जाती है तो वो इस जो युद्ध विराम की काहिरा में मीटिंग हो रही है उसमें वो भाग ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। इस बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में 6 हफ्ते का युद्ध विराम अविलंब लागू किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने बोला कि युद्ध विराम तुरंत किया जाना चाहिए क्योंकि वहां पे व्यापक स्तर पर भूखमरी और पानी में प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। तो वहां पे आमजनों का बहुत बुरा हाल है और वो अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं। फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार युद्ध विराम को लेकर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है। इजराइल केवल बंधकों की रिहाई के लिए सीमित युद्ध विराम चाहता है ना। इजराइल चाहता है कि बंधकों की रिहाई हो जाए, जब तक युद्ध विराम होना चाहिए। यह युद्ध विराम 6 हफ्ते का हो सकता है, जबकि हमास गाजा में स्थायी युद्ध विराम चाहता है, जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इजराइल फिलिस्तीन का विवाद कब स्टार्ट हुआ था, पहले ये थोड़ा समझेंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष स्टार्ट हुआ था हमास के गाजा स्ट्रिप में हमले से। हमास ने क्या किया था? आकस्मिक रूप से गाजा स्ट्रिप है ना, गाजा पट्टी जिसे बोलते हैं, एक क्षेत्र है, वहां पे हमले कर दिए थे। ठीक है, किसने किए थे? हमास ने। हमास एक तथाकथित आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन का समर्थक है ना, फिलिस्तीन का समर्थक है और इजराइल का विरोधी। इसलिए उन्होंने गाजा स्ट्रिप पर हमला कर दिया था और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाए थे। इसके रिटेलिएशन में इजराइल ने फिर अपना युद्ध प्रारंभ करा और वो अब बात पे अड़ गया है। वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, वो अपनी मजबूरी दिखाने लगा है ना। वो कह रहा है कि अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या स्थिति है। पहले हमास ने स्टार्ट किया था ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में भी समझा देता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 100 साल पुराना विवाद चल रहा है। ये विवाद 1947 से शुरू हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने के लिए मतदान किया था। 1948 में अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ था। तब से लेकर आज तक ये संघर्ष बना हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का एक अहम मोड़ 1967 में आया। इस साल 6 दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? 6 डेज वॉर भी कहते हैं इसको। 6 दिन का युद्ध भी इसको कहते हैं, है ना। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र और सीरिया की वायुसेना पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। किसने कर लिया था? इजराइल ने। ठीक है, इजराइल ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष में द्विराष्ट्र सिद्धांत, है ना, डाउल नेशन थ्योरी जिसे बोलते हैं, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, डाउल नेशन थ्योरी का अक्सर जिक्र किया जाता है। माना जाता है कि दशकों से जारी इस विवाद का द्विराष्ट्र सिद्धांत के जरिए ही हल खोजा जा सकता है। भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन इसके खिलाफ है। द्विराष्ट्र का मतलब ये होता है कि वहां पर 2 राष्ट्र बना दिए जाए। कौन कौन से? एक इजराइल बना दिया जाए, एक फिलिस्तीन बना दिया जाए। ठीक है,
फिलहाल इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। यह संघर्ष भूमि संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जारी है और जटिल विवाद का एक हिस्सा है। यह संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। मैंने बताया था ना 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था, हमास ने गाजा स्ट्रिप पर हमला कर दिया था और हमास और अब ये फिलिस्तीन वाले कह रहे हैं कि इस युद्ध को विराम किया जाए। ठीक है, गलती जिन्होंने की है अब वही कह रहे हैं कि अब इस चीज को ना करे। ठीक है, तो ये देखो स्थिति में बता देता हूं मैप के थ्रू। पहले ये पैलेस्टीन था पूरा, ठीक है, जब ज्यूइश सेटलमेंट हुआ था, है ना, यहूदी लोगों के पहले का। ठीक है, फिर पार्टीशन के बाद यहाँ पे ये पैलेस्टीन और ये इजराइल। आपको पता होगा कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र ने आज तक मान्यता नहीं दी, जबकि इजराइल को मान्यता दे रखी। मतलब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इजराइल एक देश है जबकि फिलिस्तीन देश नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा 1949 से 1967 इजराइल का काफी कब्जा हो जाता है, जो अभी मैंने बताया था इसके पहले। और फिर प्रेजेंट में लगभग इजराइल का पूरा क्षेत्र हो जाता है, कुछ ही जगह पर फिलिस्तीन बचा हुआ है। और ये जो गाजा स्ट्रिप है मैंने जो बताई थी, यहाँ पे विवाद चला हुआ है, यहाँ पे हमास नामक आतंकवादी संगठन ने हमले जारी कर रखे हैं। ठीक है, तो और अब हम देखते हैं आज की लास्ट खबर। आज की लास्ट खबर क्या है, सस्ते सोलर पैनल बनाने में चीन को चुनौती देगा भारत। सोलर पैनल अगर भारत ने क्या किया है, हाल ही में आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक नया सेल खोजा है जिसे बोलते हैं पेरोस्काइट सेल, है ना, पेरोस्काइट सेल खोजा है। इससे चीन को हम चुनौती देने में फायदा होगा, है ना, सस्ता सोलर पैनल बनेगा, है ना, इस सेल से। ये सेल क्या है, सिलिकॉन सेल का एक विकल्प के रूप में कार्य करेगा। सिलिकॉन सेल के का एक अल्टरनेटिव रहेगा जो तुलनात्मक रूप से 10 गुना सस्ता है ना। इस सेल से, सिलिकॉन सेल से ये सेल 10 गुना सस्ता है। तो एक तरीके से इंडिया को सोलर सेल के प्रति एक काफी सफलता प्राप्त हुई है ना। आईआईटी कानपुर के सतत ऊर्जा विभाग के प्रोफेसर केएल नलवा ने यह अनुसंधान पूरा किया है ना, और पेरोस्काइट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पैनल तैयार किया है। ये क्या दुनिया का सबसे पहले 2009 में, हाँ 2009 में तैयार किया गया था। ये सौर ऊर्जा उत्पादन का अच्छा माध्यम है, लेकिन इस सेल की जो उम्र है वो काफी कम है, 6 माह है। पेरोस्काइट सेल की जो उम्र है वो 6 माह है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने सतत ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में क्रांतिकारी अनुसंधान किया है। सौर ऊर्जा उत्पादन की मौजूदा सिलिकॉन सेल के विकल्प के तौर पर पेरोस्काइट सेल तकनीकी विकसित की है और जो लागत में 10 गुना तक सस्ती है, जो अभी मैंने बताया था 10 गुना तक सस्ती है। पूरी दुनिया में इससे सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को कम करने में आसानी से हासिल किया जा सकेगा। अनुसंधान में सिलिकॉन सेल उत्पादन में चीन के एकाधिकार को टक्कर मिलेगी और भारत भी सोलर पैनल का एक प्रमुख उत्पादक देश बन सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस हो रही है। आईआईटी कानपुर के सतत ऊर्जा विभाग के प्रोफेसर केएन नलवा ने यह अनुसंधान पूरा किया है। उन्होंने पेरोस्काइट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पैनल तैयार किया है। ठीक है, ये एक उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है एक्स प्लेटफॉर्म पे। पेरोस्काइट सेल की सबसे बड़ी कमी अधिक गर्मी और नमी में खराब हो जाना है। दोनों ही स्थितियों पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहे हैं। जो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ता है, इन दोनों स्थितियों में उन्होंने अपनी कामयाबी प्राप्त की है। अभी 2 साल का सफल प्रयोग किया है और 5 साल उम्र वाले सेल पर शोध किया जा रहा है। इसके बाद 10 साल तक खराब नहीं होने वाले पेरोस्काइट सेल तैयार करेंगे। अगर ये सफलता हमको मिलती है तो हम निश्चित रूप से सोलर पैनल के बनाने में या सौर ऊर्जा के एक सतत प्रयोग करने में काफी आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।